जीनियस कहानी। कहानीकार हैं मोहन राकेश जी। जीनियस कॉफ़ी की प्याली आगे रखे मेरे सामने बैठा था। मैं उस आदमी को ध्यान से देख रहा था। मेरे साथी ने बताया था कि ये जीनियस है और मैंने सहज ही इस बात पर विश्वास कर लिया था। उससे पहले मेरा जीनियस से प्रत्यक्ष परिचय कभी नहीं हुआ था। इतना मैं जानता था कि अब वह पहले वाला ज़माना नहीं है जब एक सदी में कोई एक आधी जीनियस हुआ करता था। आज के ज़माने को जीनियस पैदा करने की नज़र से कमाल हासिल है। रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी जीनियस की चर्चा सुनने को मिल जाती है, मगर जीनियस की चर्चा सुनना और बात है और एक जीनियस को अपने सामने देखना बिल्कुल दूसरी बात। तो मैं उसे गौर से देख रहा था। उसके भूरे बाल उलझकर माथे पर आ गए थे। चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ थी। हालांकि उम्र 27-28 साल से ज़्यादा नहीं थी। होठों पर एक स्थायी मुस्कुराहट दिखाई देती थी, फिर भी चेहरे का भाव गंभीर था। वह सिगरेट का कश खींचकर नीचे का होठ जरा आगे को फैला देता था, जिससे धुआं बजाय सीधा जाने के ऊपर की तरफ उड़ जाता था। उसकी आंखें निर्विकार भाव से सामने देख रही थी। हाथ मशीनी ढंग से कॉफी की प्याली को होठों तक ले जाते थे। हल्का सा घूंट अंदर जाता था और प्याली वापस सॉसर में पहुंच जाती थी। कई क्षणों के बाद उसके मुंह से स्वर निकला। मुझे लगा कि उसकी हूं साधारण आदमी की हूं से बहुत भिन्न है। मेरे मित्र आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। मैंने वक्त की जरूरत समझते हुए बात आरंभ की। जीनियस के माथे के बल गहरे हो गए और उसके होठों पर मुस्कुराहट जरा और फैल गई। मैंने इनसे कहा था कि चलिए आपका परिचय करा दूं, मेरे साथी ने कहा। साथ ही उसकी आंखें झपकी और उसके दो एक दांत बाहर दिखाई दे गए। मुझे एक क्षण के लिए संदेह हुआ कि कहीं ये संकेत स्वयं उसी के जीनियस होने का परिचायक तो नहीं, परंतु दूसरे ही क्षण उसकी सदी हुई मुद्रा देखकर मेरा संदेह जाता रहा। जीनियस एक पल आंखें मूंदे रहा, फिर उसने विस्मय के साथ इस तरह से आंखें खोली जैसे वह ये निश्चय न कर पा रहा हो कि अपने आसपास बैठे हुए लोगों के साथ उसका क्या संबंध हो सकता है। उसके फैले हुए होंठ जरा सिकुड़ गए। उसने सिगरेट का एक कश खींचा और तंबाकू का धुआं सरसराता हुआ ऊपर को उठने लगा। तो उसने कहा, देखिए, ये सिर्फ आपको बना रहे हैं। मैं जीनियस वीनियस कुछ नहीं, साधारण आदमी हूं। मैंने अपने साथी की तरफ देखा कि शायद उसके किसी संकेत से पता चले कि मुझे क्या कहना चाहिए, मगर वह दम सादे पत्थर के बुत की तरह गंभीर बैठा था। मैंने फिर जीनियस की तरफ देखा। वह भी अपनी जगह निश्चल था। बुशर्ट के खुले होने से उसकी बालों से भरी छाती का काफी भाग बाहर दिखाई दे रहा था। वह कहवा खाने का काफी अंधेरा कोना था। आसपास धुआं जमा हो रहा था। दूर जोर जोर के कहे लग रहे थे। मैं आज तक नहीं समझ सका कि कुछ लोग जीनियस क्यों माने जाते हैं। जीनियस ने फिर कहना आरंभ किया, मैंने बड़े बड़े जीनियसों के विषय में पढ़ा है और जिन्हें लोग जीनियस समझते हैं उनकी रचनाएं भी पढ़ी हैं। उनमें कुछ नाम हैं शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय, गोर्की और टैगोर। मैं इन सबको हिच समझता हूँ। मैं अब और भी ध्यान से उसे देखने लगा। उसके माथे के ठीक बीच में एक फूली हुई नाड़ी थी जिसकी धड़कन दूर से ही नजर आती थी। उसकी गलोटी बाहर को निकली हुई थी। बाईं आंख के नीचे हल्का सा फफोला था। मैं उसकी नक्श अच्छी तरह जहन में बिठा लेना चाहता था। डर था कि हो सकता है फिर जिंदगी भर किसी जीनियस से मिलने का सौभाग्य प्राप्त न हो। शेक्सपियर सिर्फ एक वर्ड था। दो कश खींचकर उसने फिर कहना आरंभ किया, और अगर मरलो वाली कहानी सच है तो इस बात में भी संदेह है कि शेक्सपियर था। टॉल्स्टॉय, गोर्की और चेखव जैसे लेखकों को मैं अच्छे कॉपिस्ट समझता हूँ, केवल कॉपिस्ट और कुछ नहीं। जो जैसा अपने आसपास देखा उसका हूबहू चित्रण करते गए। इसके लिए विशेष प्रतिभा की आवश्यकता नहीं। टैगोर में हाँ, थोड़ी कविता जरूर थी। वे खुलकर मुस्कुराया। मेरे लिए उस मुस्कुराहट का था पाना बहुत कठिन था। पास ही कहीं दो प्यालियां गिरकर टूट गई। एक कबूतर पंख फड़फड़ाता हुआ कहवा खाने के अंदर आया और कुछ लोग मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। जीनियस की आंखें भी कबूतर की तरफ मुड़ गई और वह कुछ देर के लिए हमारे अस्तित्व को बिल्कुल भूल गया। जब उसने कबूतर की तरफ से आंखें हटाई
तो उसे जैसे नए सिरे से हमारी मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं एक निहायत ही अदना इंसान हूँ। उसने हमारे कंधों से ऊपर दीवार की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन यह मैं जरूर जानता हूं कि जीनियस कहते किसे हैं। माफ कीजिए, कहते नहीं, जीनियस कहना किसे चाहिए। उसने प्याली रख दी और शब्दों के साथ साथ उसकी उंगलियां हवा में खाके बनाने लगी। आप जानते हैं या शायद नहीं जानते कि जीनियस एक व्यक्ति नहीं होता, वह एक फिनोमिना होता है, एक परिस्थिति जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। उसका अपना एक रेडिएशन, एक प्रकाश होता है। उस रेडिएशन का अनुमान उसके चेहरे की लकीरों से, उसके हाव भाव से या उसकी आंखों से नहीं होता। वह एक फिनोमिना है जिसके अंदर एक अपनी हलचल होती है, परंतु जो हलचल उसकी आंखों में देखने से नहीं होती। वह स्वयं भी अपने संबंध में नहीं जानता, परंतु जिस व्यक्ति का उसके साथ संपर्क हो उस व्यक्ति को उसे पहचानने में कठिनाई नहीं होती। जीनियस को जीनियस के रूप में जानने के लिए उसकी लिखी हुई पुस्तकों या उसके बनाए हुए चित्रों को सामने रखने की आवश्यकता नहीं होती। जीनियस एक फिनोमिना है जो अपने प्रमाण स्वयं होता है। उसके अस्तित्व में एक चीज होती है जो अपने आप बाहर महसूस हो जाती है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं एक ऐसे फिनोमिना से परिचित हूं। मेरा उसका हर रोज का साथ है और मैं अपने को उसके सामने बहुत तुच्छ, बहुत हीन अनुभव करता हूं। उसकी मुस्कुराहट फिर लंबी हो गई थी। उसने नया सिगरेट सुलगाकर एक और बड़ा सा कश खींच लिया। कॉफी की प्याली उठाकर उसने एक घूंट में ही समाप्त कर दी। मैं आवाक भाव से उसके माथे की उभरी हुई नाड़ी को देखता रहा। मुझे उसके साथ के कारण एक आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। वह फिर बोला, मुझे उसके संपर्क से अपना आप भी जीवन की साधारण सतह से उठता हुआ महसूस होता है। उसमें सचमुच वह चीज है जो दूसरे को ऊंचा उठा सकती है। मैं तब उसका रेडिएशन देख सकता हूँ, उसके अंदर की हलचल महसूस कर सकता हूँ। जिस तरह अभी अभी वह कबूतर पंख फड़फड़ा रहा था, उसी तरह उसकी आत्मा में हर समय एक फड़फड़ाहट, एक छटपटाहट भरी रहती है। उस छटपटाहट में ऐसा कुछ है जो यदि बाहर आ जाए तो चाहे जिंदगी का नक्शा बदल दे, मगर उसे उस चीज को बाहर लाने का मोह नहीं है। उसकी दृष्टि में अपने को बाहर व्यक्त करने की चेष्टा करना व्यवसाय बुद्धि है, बनियापन है, और इसलिए मैं उसका इतना सम्मान करता हूं। मैं उससे बहुत छोटा हूं, बहुत बहुत छोटा हूं, परंतु मुझे गर्व है कि मुझे उससे स्नेह मिलता है। मैं भी उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकता हूं। मैंने जीवन में बहुत भूख देखी है, हर वक्त की भूख, और अपनी भूख से प्राय मैं व्याकुल हो जाता रहा हूं, परंतु जब उसे देखता हूं तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूं। भूख उसने भी देखी है और मुझसे कहीं ज्यादा भूख देखी है, परंतु मैंने कभी उसे जरा भी विचलित या व्याकुल होते नहीं देखा। वह कठिन से कठिन अवसर पर भी मुस्कुराता रहता है। मेरा सिर उसके सामने झुक जाता है। मैं जीवन के हर एक मामले में उससे राय लेता हूं और हमेशा उसकी बताई हुई राह पर चलने की चेष्टा करता हूं। कई बार तो उसके सामने मुझे महसूस होता है कि मैं तो हूं ही नहीं, बस वही वह है, क्योंकि उसके रेडिएशन के सामने मेरा व्यक्तित्व तो बहुत फीका पड़ जाता है। परंतु मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। मैं लाख चेष्टा करूं फिर भी उसकी बराबरी तक नहीं उठ सकता। उसके दांत आपस में मिल गए और चेहरा काफी सख्त हो गया। चेहरे की लकीरें पहले से भी गहरी हो गई। फिर उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाई और एक बार उन्हें चटका दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे का तनाव फिर मुस्कुराहट में बदलने लगा। खैर, उसने उठने की तैयारी में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं अब आपसे इजाजत लूंगा। मैं भूल गया था कि मुझे एक जगह जाना है, मगर मैं इतना ही कह पाया। मैं तब तक उसी आवाक भाव से उसे देख रहा था। उसका इस तरह एकदम उठकर चल देना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अभी तो उसने बात आरंभ ही की थी। आप शायद सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति कौन है जिसकी मैं बात कर रहा था। वह उसी तरह हाथ बढ़ाए हुए बोला, मुझे खेद है कि मैं आपका या किसी का भी उससे परिचय नहीं करा सकता। मैंने आपसे कहा था ना कि वह एक व्यक्ति नहीं, एक फिनोमिना है। अपने से बाहर वह मुझे भी दिखाई नहीं देता। मैं केवल अपने अंदर उसका रेडिएशन ही महसूस कर सकता हूँ। और वह हाथ मिलाकर उठ खड़ा हुआ। चलने से पहले उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक आ गई और उसने कहा, वह मेरा इनर सेल्फ है। और क्षण भर स्थिर दृष्टि से हमें देखकर वह दरवाजे की तरफ चल दिया।